फिरोज शाह तुगलक, है ना। और फिरोज शाह तुगलक एक पपेट थे। पपेट मीन्स कठपुतली थे। किसकी कठपुतली थे? नॉवेल्स। जैसे वो बीन बजाते थे वैसे वो डांस करते थे। ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि नॉवेल्स ने ही तो उसको बनाया था, तो उसकी मजबूरी भी थी। और हमने इसके बारे में लास्ट टाइम ये कहा था कि इसने डिपार्टमेंट बनाए एग्रीकल्चर के लिए, डिपार्टमेंट बनाए पुअर की मैरिजेस के लिए, कि अगर इस्लाम पे ही चलना है तो इस्लाम में जहां दूसरे धर्म के लोगों के प्रति नकारात्मक रवैया है, तो गरीब मुफलिस के लिए पॉजिटिव रवैया भी है, तो उसे वो भी करना पड़ गया, है कि नहीं? तो इसलिए कोई भी धर्म में अगर कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। तो इसने जहां बाकी धर्म के लोगों का दमन किया, जिजिया बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई कर दिया, जो एक धार्मिक टैक्स है, परंतु इसे अच्छे काम भी करने पड़ गए। दीवान खैरात मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, तो दान किया जाए, गरीबों को वहां से सहायता की जाए दान के जरिए। उसमें उस पैसे से किसका भला करना था? ऑर्फन्स और विडोज का, जो अनाथ हैं और जो क्या है, विधवा हैं, उनकी सहायता करनी थी। फ्री हॉस्पिटल्स बनाए गए जिन्हें कहा गया दारुल शफा, फ्री हॉस्पिटल्स फॉर पुअर। और मैरिज ब्यूरो खोले गए किसके लिए? पुअर मुस्लिम्स के लिए। आप पाएंगे यहाँ ऐसा नहीं लिखा गया कि सभी के लिए, मुस्लिम्स के लिए खाली। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को बेनिफिट दे रहे हैं पर बाकी धर्म को बेनिफिट। हिंदू बन गए थे सेकंड ग्रेड सिटीजन्स दिल्ली सल्तनत में इसके समय पे, नंबर 2 दर्जे के आप ऐसा कह सकते हैं। और इसने सुधार क्या किए? आज से आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज शर्त। तो शर्त क्या था? एक इरिगेशन टैक्स मीन्स एक सिंचाई कर था। अभी तक किसी भी सुल्तान ने सिंचाई पे कर नहीं लगाया था, क्योंकि सभी सुल्तान जानते थे कि किसानों की हालत माड़ी है, उन पर ऑलरेडी दिक्कतें हैं। कभी भूचाल नहीं, कभी सूखा पड़ता है तो बाढ़ आती है, तो ऑलरेडी दिक्कत में है, वो ऑलरेडी दिक्कत में है, तो उन पर टैक्स क्यों लगाया जाए? इसने लगाया था। तो लिखिएगा हिंदी में, दूसरे बदलाव या दूसरे सुधार में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लगा दिया था। पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लगा दिया था। ये पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लगा दिया था। मैंने अब किसान से भी टैक्स ले रहा है, बताइए, और किसके लिए? सिंचाई करने के लिए। पानी पे टैक्स ले रहे हैं। क्या आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पानी पे टैक्स लेती है हमसे? पानी का बिल डिफरेंट चीज है, पानी पे टैक्स, हाँ जी, नहीं लेती। ये जो बॉटल में पानी आता है तो उस पर टैक्स होता है, उस पर टैक्स है। पानी पे टैक्स लगा रही है सरकार। क्या गवर्नमेंट का ऐसा करना ठीक है? पानी पे टैक्स लगा रहे हैं। पानी की बॉटल्स गर्मियों में बहुत यूज हो रही हैं आजकल। आप देखिए, लगभग मैं देखता हूँ कि बस स्टैंड के आसपास की जो दुकानें हैं, जिनमें उनमें कोल्ड ड्रिंक कितनी नहीं बिकती जितना पानी बिक रहा है। तो पानी बिक रहा है, कोल्ड ड्रिंक कम बिक रही है, पानी ज्यादा बिक रहा है। बस स्टैंड के आसपास की शॉप से इनकी बात कर रहा हूँ। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अगर सफर कर रहा हूँ तो मेरे पास पानी की क्या हो, बॉटल हो। और घर से पानी की बॉटल तो बहुत कम लोग लाते हैं। अगर पानी की बॉटल आप ले भी आए हैं प्लास्टिक वाली बढ़िया वाली, तो उसमें पानी कहाँ होगा? तो आप भरते हैं उसे नलके से, तो बस स्टैंड के आसपास के नलके गुटखा खा के फेंका होता लोगों ने वहां पे, वहां से पानी भरेंगे, इरिटेशन हो जाएगी। तो आप मजबूर है पानी खरीदने के लिए, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है। और गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि टैक्स लगाया जाए, क्योंकि जो आदमी इतना बढ़िया पानी पीना चाह रहा है, 20 रुपए का पानी पीना चाह रहा है, उस पर टैक्स भी दे। तो टैक्स लिया उसने, पर इसने बहुत सारी नहरें भी बनवाई। अच्छी बात थी कि किसानों से कुछ अगर कर लिया है तो उसके बदले में वो उनके लिए नहरें भी बनवा रहा है। अगर आपके खेत तक पानी पहुंच रहा है और थोड़ा कर देना पड़ रहा है, ये बेटर सी है, ये पानी नहीं पहुंच रहा है ना कोई कर रहा है।
बेटर क्या है, पानी पहुंच जाए चाहे थोड़ा पैसा हमसे ले लो। जैसे मान लो आपकी जमीन में पानी नहीं पहुंच पा रहा और आपकी जमीन की फसल सारी बर्बाद हो गई। एक स्थिति क्या है, पानी पहुंचा, बम्पर फसल हुई, तो इसका कुछ पैसा टैक्स देने में क्या ही दिक्कत हो सकती है। बर्बाद होने से बेटर नहीं है ये। लिखिएगा दूसरे पॉइंट में, सुल्तान ने बहुत सारी नहरों का निर्माण भी किया। सुल्तान ने बहुत सारी नहरों का निर्माण भी किया। सुल्तान ने बहुत सारी नहरों का भी क्या किया, निर्माण। ठीक है, चाय खाना, हम सड़कें बनाई गई, बहुत सड़कें बनी थी। सड़कें बनेंगी व्यापार बढ़िया होगा। तो इसने लिखेगा, इसने बहुत सारी सड़कें और पुल बनवाए। पब्लिक वर्क्स माने सड़कें पुल ही होता है। इसने बहुत सारी सड़कें और, तो हरियाणा में सिरसा से लेके हांसी तक इसने नहरें बनवा दी। तो सतलुज का पानी यहां से वहां लिया जा रहा है। ठीक है जी, सतलुज से हांसी भी इसने जो है बनाई, और लॉन्गेस्ट कैनल थी ये 200 किलोमीटर की। कई बार प्रश्न आता है कि सतलुज से हांसी तक जो पानी पहुंचाया गया था वो किस सुल्तान ने नहर बनाई थी। तो लिखिएगा अगले पॉइंट में, सिरसा से हांसी और सतलुज से हांसी, हांसी, सिरसा से हांसी और सतलुज से हांसी तक पानी की नहरों का निर्माण किया गया। तक पानी की नहरों का निर्माण किया गया। देखिए ब्रैकेट में, लगभग 200 किलोमीटर की नहर थी सतलुज से लेके हांसी तक। लगभग 200 किलोमीटर की नहर थी सतलुज से हांसी तक। तो सतलुज से लेके हांसी तक लगभग 200 किलोमीटर की क्या थी जी, नहर थी। अब यमुना का पानी हिसार को भी आ रहा है, हिसार आपका हरियाणा में, वहां पानी आ रहा है। चलिए बात तो दूसरी, मैंने इसका मतलब क्या हुआ कि इसका क्रक्स क्या है, इसका मेन मकसद क्या है इस पूरे आर्टिकल का, इसने इरिगेशन टैक्स लिया, सिंचाई कर लिया, और साथ साथ में इसने बहुत नहरें भी बनवाई। तो अगर कोई सुल्तान हमसे कर ले रहा है और हमारे खेत में पानी पहुंचा दे रहा है तो बढ़िया बात है। हमसे कर ना ले और पानी भी ना हो तो फिर क्या बेटर सिचुएशन है ना, दिस इज बेटर। इसने बहुत सारे फलों के क्या बना दिए जी, गार्डन, गार्डन मीन्स बगीचे बनाए, जिस कारण से लोगों का जो इनकम था फलों का बढ़ गया। किसने, लगभग इसने 1200 फलों के बगीचे बनाए। लगभग इसने 1200 फलों के बगीचे बनाए। लगभग इसने 1200 फलों के बगीचे बनाए और लोगों की आय में काफी बढ़ोतरी हुई, और लोगों की आय में काफी क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। तो इस एक बात तो साफ है कि सुल्तान ने कृषि में काफी काम किया, कोई शक नहीं है। कृषि में से बहुत काम किया, और जो ही कृषि में धन इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ तो इसने कहा एक नया टैक्स लगेगा, नाम उसका क्या है, खर्च। खर्च मतलब जो भी आप पैदा करते हैं, चाहे वो फल है, सब्जी है, गेहूं है, उसका 10% आपको सुल्तान को देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं खर्च। ये था ज़कात। जो मुस्लिम्स हैं उनको अपनी आय का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए, उसको बोलते हैं ज़कात। और खम्स क्या है, पहले आप ये दो लिख लो फिर खम्स समझाता हूं। खर्च लिखेगा, खर्च, क्योंकि जिस तरह से लिखिए ऊपर, जिस तरह से खेती में लोगों की आय बढ़ना शुरू हुई, जिस तरह से खेती में लोगों की आय बढ़ना शुरू हुई, जिस तरह से खेती में लोगों की आय बढ़ना शुरू हुई, तो सुल्तान ने कुछ नए कर भी लगा दिए।
तो सुल्तान ने कुछ नए कर भी लगा दिए जो निम्नलिखित हैं। तो सुल्तान ने कुछ नए कर भी लगा दिए जो निम्नलिखित हैं। तो सुल्तान नए कर लगा रहा है, नए टैक्सेस लगा रहा है जो निम्नलिखित है। तो क्या है वो? खर्च। नंबर ए, खर्च। खर्च मतलब जो भी पैदा करेंगे पैदावार का 10% सुल्तान को देना पड़ेगा, वो खर्च टैक्स है। पैदावार का 10% कर देना पड़ेगा, पैदावार का 10% कर देना पड़ेगा। दूसरा है ज़कात। ज़कात मीन्स मुस्लिम्स को कुछ दान करना चाहिए, उसको बोलते हैं ज़कात। मुस्लिम को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। ज़कात के बारे में लिखेगा, मुस्लिम को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। मुस्लिम को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। जैसे क्या बोलेंगे हम लोग? ज़कात बोलेंगे। ठीक है जी। और इसके बाद अगर डिस्कस किया जाए, थम्स क्या होता है? स्पॉइल्स ऑफ वॉर मीन्स जैसे कोई युद्ध हुआ, युद्ध जीता सुल्तान ने और उस एरिया में लूटपाट की, तो लूटपाट का जो पैसा होगा उसे बोलते हैं स्पॉइल्स ऑफ वॉर। युद्ध में जो लूटपाट की जाती है उसे जो धन संपत्ति इकट्ठी होती है उसे बोलते हैं स्पॉइल्स ऑफ वॉर। तो सुल्तान दानवीर था, उसने कहा कि जो भी मैं लूट कर आऊंगा उसका 20% मैं बांट दूंगा। रॉबिन हुड जैसा बन रहा है, तो लोगों को थोड़ा अच्छा भी दिख रहा है बीच बीच में। लिखिएगा, खम्स का मतलब क्या है? युद्ध में अर्जित की हुई लूटपाट की चीजों का, युद्ध में अर्जित की हुई लूटपाट की चीजों का 20% सुल्तान दान कर देगा। 20% सुल्तान दान कर देगा। 20% सुल्तान कर देगा जी दान। तो 20% सुल्तान जो है वो दान करने वाला है, जो बड़ी बात है। अब देखो, अर्थव्यवस्था की बैंड बज चुकी थी, और बैंड किसने बजाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बोला कि भाई सिल्वर तो है नहीं अब, तो उन्होंने कौन सी करेंसी यूज कर दी थी? कॉपर की और ब्रोंज की, कांसे की और तांबे की। अब हो ये रहा है कि कांसे और तांबे के बाद इसने मिक्स करना स्टार्ट कर दिया करेंसीज, मतलब एलिमेंट्स को। फॉर एग्जांपल एलॉय, जानते हैं क्या होते हैं? एलॉय मिक्सचर, मिक्सचर। तो उसने कॉपर में क्या मिलाना शुरू कर दिया, जैसे कॉपर में जिंक डाल दिया या टिन डाल दिया, तो प्योर कॉपर अब नहीं था वो। कॉपर के सिक्के के वैल्यू किसके बराबर थी? सिल्वर के सिक्के के वैल्यू बराबर थी वो। तो अब इसने कहा यार थोड़ा और भी मिलाते हैं तो दिक्कत हो रही है, तो उसने एक आधा जारी किया। आधा मतलब जिताल का, जिताल क्या था? सिल्वर करेंसी, जानते हैं आप? उस समय पे जिताल मतलब सिल्वर का सिक्का। तो सिल्वर के सिक्के की आधी वैल्यू को बोलेंगे आधा। आधा एक नई मुद्रा थी। और बीच, बीच लिख दिया इसको यहाँ पे, तो बीच, बीच मतलब आधे के बीच, तो जैसे 25% या 23%, वो बीच जो 23% होगा जिताल का। तो जिताल का 23% नई मुद्रा, जैसे 100 रुपए 500 का कितना होता है जी? 1/5 ही होता है ना, 20% होता है। वैसे वैसे नई मुद्राएं जारी की गई। तो लिखिएगा थोड़ा सा इसके अंदर बढ़िया से, एज द इकोनॉमी वाज इन क्राइसिस, जैसे कि अर्थव्यवस्था त्रासदी में थी, जैसे कि अर्थव्यवस्था त्रासदी में थी, एज द इकोनॉमी वाज इन क्राइसिस, इसलिए राजा को नई मुद्रा या सुल्तान को नई मुद्रा जारी करनी पड़ गई। दैट्स व्हाई किंग हैड टू इशू सम न्यू करेंसीज। इसे राजा को या सुल्तान को नई मुद्राएं जारी करनी पड़ गई। दैट्स व्हाई किंग हैड टू इशू सम न्यू करेंसीज। तो राजा को जो है वो सुल्तान को नई करेंसीज या नई मुद्राएं जारी करनी पड़ जाती हैं। तो एक थी जी आधा। आधा का मतलब क्या हुआ? जिताल का, हाँ ठीक है जी। तो आधा मीन्स जिताल का 50%, और बीच मतलब
जिताल का 23%। जैसे एग्जाम में पूछते हैं आपसे कि आधा और बीच ये मुद्राएं किस सुल्तान के द्वारा जारी की गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अब ये आदमी फैक्ट्रीज भी बना रहा है, रॉयल फैक्ट्री मीन्स सरकारी, रॉयल मीन्स राजाओं महाराजाओं की, उसको रॉयल बोलते हैं। तो रॉयल फैक्ट्रीज मीन्स अब राजा या सुल्तान जो है अपनी सरकारी फैक्ट्री बना रहा है ताकि लोगों को रोजगार मिले, जिन्हें बोलते हैं कारखाना, समझा? इसने कारखाने बनाए, कारखाने। ठीक है जी, तो लिखिएगा, राजा ने नई नौकरी पैदा करने के लिए, राजा ने नई नौकरी पैदा करने के लिए कुछ फैक्ट्रियों का निर्माण किया। सुल्तान ने नई नौकरियां बनाने के लिए कुछ फैक्ट्रियों का निर्माण किया जिन्हें कारखाना कहा गया। कुछ फैक्ट्रियों का निर्माण किया जिन्हें कारखाना कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट में, अभी जो कारखाने थे इसमें मजदूर जो काम करेंगे दिहाड़ी देंगे, और हालत क्या पतली, इसके पीछे कारण कौन था? मोहम्मद तुगलक। उसने पैसा बहाया था, दान बनाकर लेके आता था, उनसे यहाँ मजदूरी करवाता था। अब अगर आपकी फैक्ट्री है और मजदूर कोई पैसा आपसे नहीं मांग रहे हैं तो आपकी फैक्ट्री मुनाफे में जाएगी ना, है कि नहीं? तो इसलिए उसने कहा कि उन स्लेव्स को लेके आओ, तो गुलामों से यहाँ काम करवाता था फिरोज शाह तुगलक। तो अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उसने कहा कि सरकारी फैक्ट्री होंगी, और सरकारी फैक्ट्री सारे कौन चलाएंगे? गुलाम, तो उनसे फ्री में काम करवाएंगे और अर्थव्यवस्था को ट्रैक पे लेकर आएंगे। जरा लिखिएगा इसके अंदर, इन फैक्ट्रियों में गुलामों को रखा गया, गुलामों को रखा गया और उन्हें कोई पैसा दिए बगैर काम करवाया गया। All the slaves were employed there without any salary. All the slaves were employed there without any salary. All the slaves were appointed there, employed there without any salary. तो सभी गुलामों को जो है वो यहाँ अपॉइंट किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी सैलरी के। ठीक है जी। दीवाने बंदागन, तो दीवाने बंदागन मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, ये इसने बनाया था। तो जहां जहां युद्ध कर रहा था ना, वहां वहां से गुलामों को ला। गुलाम मतलब कि आपने उन सैनिकों को पकड़ा और वो आपके गुलाम हो गए, फिर सीधी सी बात है। तो युद्ध में जो दूसरी सेना थी, विरोधी सेना, उनको हराकर उनके सैनिकों को ले आता था एज अ स्लेव बनाकर, और उनसे फिर यहाँ काम कराता था। तो एक अलग ही डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट माने दीवाने बंदागर। लिखिए हिंदी में, फिरोज शाह तुगलक युद्ध जीतकर दुश्मन सेना के सैनिकों को गुलाम बनाकर ले आता था। फिरोज शाह तुगलक आफ्टर विनिंग, फिरोज शाह तुगलक यूज्ड टू ब्रिंग many soldiers of enemy as slave, many soldiers of enemy as slave। तो काफी जो सोल्जर माने काफी जो सैनिक थे दुश्मन देशों के, उनको ले आता था। ठीक है जी। आगे हमारा क्या है? दीवाने बंदा। अच्छा ये तो हो गए ना। देखिए इसने गुलामों का एक विभाग बनाया। He made a department for slaves, जिन्हें दीवाने बंदागन कहा गया, जिन्हें दीवाने बंदागन कहा गया, which was called दीवाने बंदागन, जिन्हें दीवाने बंदागन कहा गया। कैप्चरिंग द डिफीटेड सोल्जर्स, बस ये तो मैंने बात पहले ही बोल दी कि जो हारी हुई सेना है उसके जो सैनिक हैं उनको उसने क्या बना दिया? गुलाम, और उनसे फैक्ट्री में काम करवा रहा है। तो ये पॉलिसी थी इसकी, जिस तरीके से ये अपनी अर्थव्यवस्था को ट्रैक पे लाना चाह रहा था। तो गुलाम फ्री में काम करेंगे, फैक्ट्री चलेगी, फैक्ट्री मुनाफे में रहेगी, और मुनाफे में रहेगी तो सरकार के पैसा बचता जाएगा, धन के पास बचता जाएगा। जैसे मान लो सरकारी कंपनी एनएचपीसी है, एनएचपीसी में सारे गुलाम मान लीजिए, तो फ्री में काम करेंगे और सरकार को सारा मुनाफा मिलेगा।
तब इसने सरकारी कंपनी बनाई थी। वैसे फैक्ट्री कौन बनाते हैं? प्राइवेट लोग बनाते हैं फैक्ट्रियां। सरकार या सुल्तान फैक्ट्री क्यों बना रहा है? इसे मालूम था इन फैक्ट्रियों में लेबर होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो तो स्लेव्स है सारे सारे, उन्हें सिर्फ रोटी देंगे खाने को और बाकी सारा काम उनसे करवाते रहेंगे। और तो इस तरीके से इसने अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए कुछ फैक्ट्री वाला प्रयास भी किया था, फैक्ट्रियां चलाई थी। आगे बढ़े। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए शहर भी बनवाए। वेरी इंपॉर्टेंट। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए क्या बनाए जी? शहर बनाए। तो फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए शहरों का निर्माण किया, 300 न्यू टाउन। तो ये वो सुल्तान है जो जाना जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए भी। 300 नए शहर बसाना बड़ी बात है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट पिछले कई सालों में सिर्फ 2 ही शहर बसा पाई है नए, बाकी शहर है। एक है नोएडा दिल्ली के पास, दूसरा चंडीगढ़ है। इनके अलावा कोई नया शहर सरकार बना नहीं पाई। नया शहर इसने अपने समय काल में कितने बना दिए? 300 नए शहर। अच्छा, शहर का निर्माण कैसे किया जाता है? मान लो सरकार, चंबा में कितने शहर है आपके अकॉर्डिंग? कितने टाउन है चंबा में? चंबा जिला में कितने टाउन है? एक ही है चंबा, ढौजी नहीं क्या? कहीं है? एक और तो कैसे क्या आएंगे? जैसे मतलब मेरे को शहर बनाना है खैरी में, क्या लोग बोलो क्या हो इधर 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 यहाँ शहर बनाते हैं, ऐसे कौन आएगा वहां पे? शहर कैसे बनते हैं? सरकार को नीति लानी पड़ती है कि वहां पे फैक्ट्री ओपन हुए, वहां पे सरकारी डिपार्टमेंट शिफ्ट किए जाए, आरटीओ एसडीएम दफ्तर, कॉलोनीज बनेगी, वहां फैक्ट्रियां खुलेंगी तो, कारखाने खुलेंगे तो काफी लोग रोजगार के सिलसिले में वहां आएंगे। अब कुछ रूम लेंगे, कुछ करेंगे, तो वही रूम लेंगे तो लोगों को रूम जो रहना है तो कपड़ा भी लेंगे, खाने को सामान भी लेंगे, दुकानें खुल जाएंगी, मार्केट बाजार और ऐसे ऐसे ऐसे, है कि नहीं? तो ऐसे बनेगा। तो फिरोज तुगलक ने 300 शहर कैसे बनाए होंगे? हैरानी की बात है, ये बनाए इसने, बड़ी बात है। फिरोज फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद उसने इसको फिरोज शाह कोटला भी कहा। ये शहर दिल्ली के अंदर ही है, और फिरोज शाह कोटला के नाम पर एक क्रिकेट ग्राउंड भी है, स्टेडियम भी है क्रिकेट का। और इसी क्रिकेट स्टेडियम पे अनिल कुंबले ने 10 विकेटें ली थी, 10 विकेट्स। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो है अरुण जेटली स्टेडियम है, तो गवर्नमेंट नाम चेंज करती है, गवर्नमेंट के पास राइट है नाम चेंज करने का। तो हम पढ़ रहे हैं कि फिरोज शाह कोटला एक जगह है जहां पे क्या था? स्टेडियम था। अब उसे फिरोज शाह कोटला नाम बोल के बोलते हैं, अरुण जेटली स्टेडियम बोलते हैं, अरुण जेटली स्टेडियम। इसने जौनपुर शहर भी बनाया था इसने, जौनपुर। तो जौनपुर यूपी के अंदर है, बड़ा गंदा एरिया है, क्राइम बहुत ज्यादा है वहां पे, जौनपुर के अंदर। इसके साथ साथ में इसने दिल्ली की जामा मस्जिद और कुतुब मीनार को भी क्या किया? रिस्टोर और रिपेयर, मैंने उसकी मरम्मत की। हिंदी में कहें तो इसने जामा मस्जिद और कुतुब मीनार की मरम्मत की। मरम्मत काफी इंपॉर्टेंट है, मरम्मत नहीं करेंगे तो चीजें एक बरसे के बाद गिर जाएंगी, ढह जाएंगी। मेंटेनेंस रिपेयर काफी इंपॉर्टेंट है। इसने अशोक पिलर, जानते अशोक का पिलर था, अशोकन पिलर बोलते हैं, ये देखिए अशोक का पिलर। तो अशोक, महाराज अशोक जो कि मौर्यन साम्राज्य के सम्राट थे, उसने वो तोपारा और मेरठ एक जगहें हैं यूपी में, वहां से इसने कहा, वहां से इसे कहा ले आए जी? दिल्ली में। तो वहां क्यों रखे? इधर लाओ, हमारे पास लाओ, हमारे को। तो इसे उठाकर दिल्ली ले लिया। तो इस समय अशोकन पिलर कहाँ है जी? दिल्ली के अंदर है। तो दिल्ली में था वो, मेरठ और तोपारा में था, वहां से उठा के लेके आया उसको, पिलर का पिलर। ठीक है जी। अब बात की जाए
तो ये एक पढ़ा लिखा इंसान भी था, क्योंकि इसने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। समझे आप? ऑटो लग गया मीन्स सेल्फ, तो खुद लिखी हुई, तो ऑटोबायोग्राफी मीन्स अपनी जीवनी। तो इसको बोलते हैं फुतुवत फिरोज शाही। फुतुवत फुत फुत फुतअत फिरोज शाही, ए फुतुवत फिरोज शाही। तो फुतुहत फिरोज शाही एक किताब थी, जीवी किसकी, फिरोज शाह की खुद, और लिखी भी इसने खुद, इसलिए बोलते हैं इसको ऑटोबायोग्राफी। कई बार एग्जाम में आता है कि फुतुहत फिरोज शाही के राइटर कौन थे, के लेखक कौन थे, तो खुद फिरोज शाह तुगलक थे। इनके दरबार में काफी स्कॉलर्स, काफी पढ़े लिखे लोग भी रहे। बरानी उनका नाम था। इसने तारीख फिरोज शाही लिखी थी, ये भी फिरोज शाह की जीवनी ही थी, तारीख फिरोज शाही और फुतवाह जहांदारी। ये दो किताबें जो फिरोज शाह के बारे में थी, इसने लिखी हैं बरानी ने। तो बरानी एक स्कॉलर थे। स्कॉलर क्या होते हैं? हाँ जी, स्कॉलर मीन्स एक तरह से अध्ययन करने वाले जो लोग होते हैं, अध्ययन करने वाले स्कॉलर, किसी चीज में एक्सपर्ट होते हैं स्कॉलर। ज्यादातर केसेस में स्कॉलर पढ़ाई लिखे कहे जाते हैं। तो ये एक बड़े पोइट है। स्कॉलर मीन्स बहुत बड़े, पोइट, पोइट मीन्स राइटर, लेखक कह सकते हैं आप। तो बहुत बड़े लेखक थे, इन्होंने लिखा था। और इवन ख्वाजा अब्दुल मलिक इस्लामी, इन्होंने फुतुह सुल्तान ली है ये सुल्तान नहीं है, सुल्तान है, सुल्तान लिखी थी। तो फुतुहस फुतुहस सुल्तानी, कोई प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आएगी आपको। तो ख्वाजा अब्दुल मलिक इस्लामी, ख्वाजा अब्दुल मलिक इस्लामी। तो ख्वाजा अब्दुल मलिक इस्लामी, ये जो थे वो एक ऑथर थे, राइटर थे, इन्होंने भी किताब लिखी। यहां तक अंडरस्टैंड हुआ आपको? आगे बात की जाए तो इसने सैन्य हमले भी किए, मगर फीबल मीन्स कमजोर मन से किए। सैन्य हमले किए पर कमजोर मन से, तो कमजोर मन से ही करने जाते, पर इतना कोई कन्विक्शन नहीं था। तो इसने बंगाल के एरिया में, कांगड़ा के एरिया में, सिंध के एरिया में, सिंध जो भी पाकिस्तान में, हमले किए, पर इसे ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। लूटपाट की और कुछ खास नहीं कर पाया था। तो इसलिए लिखिएगा, इसने कमजोर मन से कई क्षेत्रों पर सैन्य हमले भी किए। इसने कमजोर मन से कई क्षेत्रों पर सैन्य हमले भी किए, जैसे बंगाल, कांगड़ा और सिंध। जैसे बंगाल, कांगड़ा और सिंध, जहां वो मात्र लूटपाट ही कर पाया था, जहां वो मात्र लूटपाट ही कर पाया, मैंने एक्सपेडिशंस मीन हमले किए और खुद को स्थापित वहां नहीं कर पाया, उन पर कब्जा नहीं कर पाया, लूटपाट किया और निकल लिया। तो ये आदिमन वाले कब्जे थे, आदिमन वाले सॉरी हमले थे आदिमन के। 1553 से लेकर 58 तक एफर्ट मेड टू कैप्चर बंगाल। उसमें बंगाल का राजा था सिकंदर, ठीक है जी, टू एक्सेप्ट हिज सुजनिटी। व्हाट इज सुजनिटी? माने किसी के अंडर आ जाना। तो ये चाह रहा था कि दिल्ली सल्तनत के अंडर बंगाल आ जाए, और ये भी नहीं हो पाया था। तो देखिए, इसने 1353 से 58 बंगाल वाले क्षेत्र में काफी हमले किए, बंगाल वाले क्षेत्र में काफी हमले किए, परंतु वहां का राजा सिकंदर बहुत ताकतवर था। परंतु वहां का राजा सिकंदर बहुत ताकतवर था।
परंतु वहां का राजा सिकंदर बहुत ताकतवर था, इसलिए बहुत कम सफलता मिल पाई, इसलिए बहुत कम सफलता मिल पाई। अब इसने उड़ीसा पे भी हमला कर दिया। बंगाल के बगल में क्या है? उड़ीसा है। जैसे यहाँ बंगाल है तो बगल में क्या है? यहाँ पे उड़ीसा है। तो बंगाल में जब इसे लगा कि नहीं कुछ खास यहाँ मैं कर नहीं पाऊंगा, तो उस वहां से उठ के कहाँ चला गया? ये उड़ीसा में हमला करने। वहां पे राजा गजपति थे, जामनगर के, उड़ीसा के अंदर। और यहाँ पे भी कुछ हद तक इसने कटक वाला एरिया सीज किया, मीन्स अपने कब्जे में ले लिया, और वहां पे तबाही मचा दी। जगन्नाथ मंदिर जो पुरी के अंदर है ना, पूरी जगन्नाथ 4 धाम में से एक धाम पूरी जगन्नाथ भी है, लूटपाट मचा दिया, सब लूट के चला गया, हाई कर दी, मंदिर तोड़ दी। लिखिएगा, बंगाल के बाद फिरोज ने उड़ीसा पर हमला कर दिया। बंगाल के बाद फिरोज ने उड़ीसा पर हमला कर दिया। उस समय उड़ीसा के शासक राजा गजपति थे। उस समय उड़ीसा के शासक राजा गजपति थे। उस समय उड़ीसा शासक राजा गजपति थे। उड़ीसा के शासक राजा कौन थे? गजपति। समझा? फुल स्टॉप। फिरोज ने कटक को अपने कब्जे में ले लिया। फिरोज ने कटक को अपने कब्जे में ले लिया। भगवान जगन्नाथ का मंदिर में लूटपाट और तबाही मचा दी, और भगवान जगन्नाथ के मंदिर में तबाही मचा दी, और भगवान जगन्नाथ के मंदिर में तबाही और लूटपाट मचा दी। अब लूटपाट से इसका मन जब नहीं भर रहा था, इसने कांगड़ा को भी अपना टारगेट बना लिया, हिमाचल का कांगड़ा। तो इसके बाद ये कांगड़ा में भी हमला करता है। कांगड़ा का ओल्ड नेम क्या था जी? नागरकोट। वहां हमला करता है, और लगभग 3 की हस्तलिपियां ले गया। उसके बाद इसने ज्वालामुखी मंदिर में काफी तोड़फोड़ मचा दी। उसके बाद इसने ज्वालामुखी मंदिर में काफी तोड़फोड़ मचा दी। इसके बाद इसने ज्वालामुखी मंदिर में काफी तोड़फोड़ जो है वो मचा दी। ठीक है जी, तो कुछ बात आपको अंडरस्टैंड हुई। आज मैं यहाँ तक डिस्कस करूंगा, थोड़ा मुझे काम भी है। तो फिलहाल कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कल फिरोज को हम समाप्त कर देंगे। फिरोज का दिल्ली सल्तनत का जो एरिया जो बचा वाला पोर्शन है वो हम निपटा देंगे। अगली डायनेस्टी फिर परसों हम डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। आज इतना ही। मैं डिस्कस कर लिया ना, ये है। तो फिरोज शाह तुगलक की बात हो रही है जी, और फिरोज शाह तुगलक की हम बात करें। अब 1387 में फिरोज शाह तुगलक थक चुका है, हार चुका है। और क्यों ना हो, क्योंकि पिछला जो शासक था उसने इतनी बैंड बजा के रखी थी अर्थव्यवस्था की, तो अगले शासक को दिक्कत आती है। जैसे मान लो जिनके पिताजी ने काफी मेहनत ना की हो, तो बच्चों को काफी हार्डवर्क करनी पड़ती है। अगर पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की हो तो बच्चों को थोड़ा सा आसान रहता है। वैसे ही पिछली जनरेशन
किसकी थी? मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो तो बहुत डिजास्टर्स थी, जिस कारण इसको भी काफी दिक्कत। अभी थक चुका था, हार चुका था एक तरह से, और मतलब फिजिकली और मेंटली टायर्ड हो चुका था। तो इसने अपने यंगर सन मीन छोटे बेटे को कहा, जिसका नाम था मोहम्मद, अब तुम सत्ता में आ जाओ। तो इसने पावर अपने छोटे बेटे मोहम्मद के हैंड ओवर कर दी। लिखिए जरा, 1387 के आते आते 1300 तो लिखा आपने 1387 के आते आते, अच्छा, तो 1387 के आते आते मोहम्मद सॉरी फिरोज शाह तुगलक थक चुका है। और उसके थकने का रीजन क्या था कि पिछले शासक ने अर्थव्यवस्था की बैंड बजा दी थी, जिस कारण से इसे संभालते संभालते काफी दिक्कत हुई। तो अब ये अमूमन क्या रहता था कि पिछला शासक अगर जिंदा है तो अगलों को मौका मिलता नहीं था, अक्सर यही होता रहा है। जीते जी कोई भी सुल्तान पावर हैंडओवर नहीं करता था। तो जरा लिखिएगा कि 1387 के आते आते फिरोज शाह तुगलक मानसिक रूप से काफी थक चुके थे। फिरोज शाह तुगलक मानसिक मानसिक रूप से काफी थक चुके थे। फिरोज शाह तुगलक मानसिक रूप से काफी थक चुके थे। और कारण आप जानते हैं, मैं लिखवाऊंगा नहीं, कारण जानते हैं कौन था कारण? मोहम्मद बिन तुगलक। इसलिए उन्होंने अपने छोटे बेटे मोहम्मद को सत्ता सौंप दी। इसलिए उन्होंने अपने छोटे बेटे मोहम्मद को सत्ता सौंप दी। चल बेटा तू संभाल, अब मेरा टाइम हो गया है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जब भी कोई सुल्तान कमजोर होता था ना, तो नॉबल्स और सुल्तान के बीच में क्या होती थी? टसल्स। जरा एक बात को गौर कीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक को अपॉइंट किसने किया था? अब अगला सुल्तान कौन अपॉइंट कर रहा है? फिरोज शाह तुगलक खुद। तो मानेंगे नॉबल्स ही, मतलब नॉबल्स तो चाह रहे थे कि फिरोज हर डिसीजन उनसे पूछ के ले, और किए भी। हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में कहा है कि फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल नतमस्तक था किनके आगे? नॉबल्स के आगे। नॉबल्स कौन? जो धार्मिक रूप से पावरफुल या आर्थिक रूप से निर्णय ले रहा था, उनके लिए संपत्ति लुटा रहा था। मगर अब जब नया सुल्तान बनाने की बारी आई तो उसने इनसे पूछा नहीं। तो अब नॉबल्स ने तो रिएक्शन देना था। तो अब इन्होंने कहा कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होगा कि हमने तेरे को अपॉइंट किया, अब तेरे बाद कौन होगा ये हमने डिसाइड करना था ना। ये तो वंश के आधार पर उसने चालू कर दिया काम। दिल्ली सल्तनत में फिरोज एक आम आदमी था, उससे बना दिया फिरोज शाह तुगलक नॉबल्स ने। इसलिए नॉबल्स और सुल्तान के बीच में क्या हो गया? अब संघर्ष चालू हो गया। इमेजिन करिए, सपोज करिए, यदि मोदी जी के पीछे हमारे देश के रसूखदार जितने में है, लोग हैं मुकेश अंबानी या अंबानी, टाटा, बिरला, ये मोदी के पीछे पड़ जाए तो मोदी जी सत्ता चला सकते हैं? नहीं चला सकते। ये पूरे मतलब दिक्कत है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए नॉबल्स ने सुल्तान को बाहर फेंकने का प्लान कर लिया था कि हम इसे नहीं रखेंगे। तो जरा लिखिएगा, सुल्तान और नॉबल्स के बीच में
सत्ता को लेके झगड़ा शुरू हो गया। सुल्तान और नोबल्स के बीच में सत्ता को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। सुल्तान और नोबल्स में सत्ता को लेकर झगड़ा हो गया। लिखो ब्रैकेट, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि फिरोज को नोबल्स ने सुल्तान बनाया था। दिस इज बिकॉज फिरोज वॉज अपॉइंटेड एज सुल्तान बाय नोबल्स, क्योंकि फिरोज को नोबल्स के द्वारा सुल्तान बनाया गया था। और अब नोबल चाह रहे थे कि उनकी इच्छानुसार अगला सुल्तान बने, एंड नोबल्स वांटेड टू मेक न्यू सुल्तान बाय देयर चॉइस। नोबल चाह रहे थे कि उनकी इच्छानुसार नया सुल्तान बने, जिस कारण से क्या हुआ, नोबल्स और सुल्तान के बीच में टसल्स, झगड़ा चालू हो गया। अब झगड़ा चालू होगा तो इसका बेनिफिट सब उठाएंगे। यदि आप पर कोई क्वेश्चन खड़ा कर देना तो सभी लोग फिर आप पर क्वेश्चन खड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लो आपकी क्लास में, स्कूल में कोई बच्चा डिफेम है, उसका नाम खराब है कि भाई ये चोरी करता है। क्या करता है जी? चोरी करता है। तो कई बार ऐसा भी होगा कि आपने झूठ ही बोल दिया हो कि फलना चीज मेरी इसने चोरी कर ली। ऐसा कई बार होता है कि जो आदमी का नाम थोड़ा खराब हो जाता है, सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो कोई आदमी इतना बदनाम नहीं होता, बुरा नहीं होता, जितना बदनाम उसे लोग एक्चुअली कर देते हैं। और आप इसे अपनी लाइफ में भी देखेंगे, आपके रिश्तेदारों में या कोई रिलेटिव्स में एक आदमी कोई है जो थोड़ा सा बदनाम है, तो आप बहुत जल्दी उन पर ब्लेम लगाना चाहेंगे अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, समझे? तो इसलिए अब नोबल्स और सुल्तान के बीच में क्या है, टसल्स। और नोबल मीन्स पावरफुल लोग, शक्तिशाली लोग। इनके बगैर तो सत्ता चल ही नहीं सकती, जिस कारण से स्लेव्स के हौसले भी क्या हो गए, बुलंद, कि जब नोबल्स नहीं चाह रहे हैं, जो पावरफुल लोग हैं, तो हम भी करते हैं विद्रोह, है कि नहीं है? बहती गंगा में हाथ बहा लो। सुल्तान कमजोर था, ये देखकर स्लेव्स ने भी कर दिया, विद्रोह कर दिया। लगभग 1 लाख के आसपास के गुलाम थे। लिखिए आप, इन्हें देखकर गुलामों के भी हौसले बढ़ गए थे। इन्हें देखकर गुलामों के भी हौसले बढ़ गए थे और लगभग 1 लाख गुलामों ने विद्रोह कर डाला। और लगभग 1 लाख गुलामों ने विद्रोह कर डाला। 1 लाख गुलाम रिवॉल्ट कर गए जी। तो अब तो मोहम्मद के लिए तो दिक्कतें ही दिक्कतें पैदा हो रही हैं, है कि नहीं है? जो मोहम्मद है ना, उसके लिए क्या पैदा हो रही है जी? दिक्कतें पैदा हो रही हैं उसके लिए, क्योंकि नोबल खिलाफ, अब स्लेव भी खिलाफ हो गए। आप जानते हैं स्लेव बैकबोन था इंडस्ट्री का, उनकी फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में, जो सरकारी इंडस्ट्रीज थी, उनमें ये लोग फ्री में काम कर रहे थे। अब जब ये विद्रोह कर डालेंगे और विद्रोह करके वहां से निकलना चाहेंगे, तो फैक्ट्री कौन चलाएगा? और जो काम करने आएगा वो तो पैसे मांगेगा। इट मीन जिस तरह से फैक्ट्री चल रही थी उस तरीके से चल नहीं पाएंगे, दिक्कत पैदा हो गई। जिस कारण से फिरोज को लगा यार बड़ी दिक्कत हो रही है, नोबल्स मान नहीं रहे हैं, तो उसने अपने ग्रैंडसन तुगलक शाह को अपॉइंट कर दिया। ठीक है जी, तुगलक शाह क्या था, इसका पोता था। तो देखिए, बाद में फिरोज ने अपने पोते तुगलक शाह द्वितीय को सुल्तान बना दिया। बाद में फिरोज ने अपने पोते तुगलक शाह द्वितीय को सुल्तान बना दिया। तुगलक शाह द्वितीय को क्या बना दिया जी? सुल्तान। ठीक है जी। तुगलक शाह द्वितीय को ये बना देते हैं क्या? सुल्तान। फिरोज की डेथ हो गई 1988 में, 1388 में। और बाद में जो लेटर तुगलक आए, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और लिखिए क्या, फिरोज की 1388 में मौत हो जाती है। ही पास्ड अवे इन 1388। फिरोज की 13 अबू बकर, मोहम्मद नसरुद्दीन, नुसरत शाह, बहुत सारे
सुल्तान आए जिनको नोबल्स ने अपॉइंट किया। फिरोज की मौत के बाद तो अब कोई इतना मैच्योर और मंझा हुआ खिलाड़ी था ही नहीं। फिरोज का बेटा इन्होंने आउट कर दिया, पोते को अपॉइंट किया जो भी इमेच्योर थे, एक एक साल का एक्सपीरियंस था। अब नोबल्स खेल खेल रहे हैं अपॉइंट करने का। तो ये सारे क्या निकले जी? कमजोर निकले। ये सारे शासक क्या थे? देखिए 1989 अबू बकर, 1990 में नया बंदा मोहम्मद आ गया, फिर 1994 में सिकंदर, निसरुद्दीन 1994 के अंदर ही नुसरत शाह जो है वो, मतलब 4-5 साल के अंदर ही 5-5 लोग आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सुल्तान। इट मींस दिल्ली सल्तनत अब इस समय अपने कमजोर पड़ाव पे आ चुकी है। और जब भी कोई सल्तनत कमजोर हो जाती है तो दुश्मनों का हमला हो जाता है। आएगा तैमूर इसके बाद हमला करने। चलिए लेटर तुगलक की बात करेंगे। लेटर तुगलक माने जो अंत में तुगलक आए, अर्थात जैसे आप पढ़ते हैं ना, जैसे मुगल्स पढ़ते हैं फिर लेटर मुगल्स आते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट नहीं होते, वैसे वैसे लेटर तुगलक माने खास तुगलक नहीं जो बाद में आए। नसीरुद्दीन मोहम्मद 1934 से 1998 तक रहे। अंदर क्यों जा रहे हो आप लोग? उसके बाद क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन ऑफ द किंगडम। डिसइंटीग्रेशन, सल्तनत बिखर गई, टूट गई कई हिस्सों में। क्यों भाई? जब राजा आपका कमजोर होगा तो विद्रोह तो होगा ना। इतना बड़ा दिल्ली सल्तनत था, इतना बड़ा, सुल्तान कमजोर पड़ जाएगा तो हर छोटी छोटी जगह के राजा विद्रोह कर डालेंगे, और राज्य कमजोर हुआ तो वो आजाद भी हो जाएंगे, और ऐसा हुआ। तो डिसइंटीग्रेशन हो गई, मीन्स पूरी सल्तनत टूट गई। लिखिएगा, दिल्ली सल्तनत टूट गई और कई छोटी छोटी रियासतें बन गई, और कई छोटी छोटी रियासतें बन गई। अब 1994 में शर्की किंगडम थी जौनपुर के अंदर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मालवा, गुजरात सब आजाद हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। हमने बात करनी है 1938 की। लेटर मुगल तो आपने यहां से अट्टा मार लेना है। क्या कर लेंगे आप लोग कि अबू बकर, फिर कौन? मोहम्मद, फिर सिकंदर, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद, फिर नुसरत शाह, और खत्म कहानी। 1934 1394 के बाद एक आदमी आने वाला, नाम उसका क्या है? तैमूर। हम सीधे वहां से बात करेंगे। आई जी, नसीरुद्दीन मोहम्मद का समय और सल्तनत बिखर चुकी है, टूट चुकी है, और अब तैमूर का जो हमला होने वाला है। मैं मालूंगा सबको। एक्चुअली तैमूर जो है करीना कपूर का बेटा है। अब सवाल ये आता है कि करीना कपूर और सैफ अली खान को और भी कई नाम थे, मतलब उन्होंने ये नाम ही क्यों रखा तैमूर बेटे का? मैं आपसे सवाल है, कितना क्यूट बच्चा है, देखो। करीना कपूर और सैफ अली खान का ये बेटा है, और बड़ा ही क्यूट है तैमूर। और कुछ टाइम तक इतना मतलब था कि हर रिपोर्टर कवर कर रहा है तैमूर को। तैमूर अभी तय खाना खा ली, तैमूर अभी बाथरूम गया, तैमूर अभी जो है ये कर रहा है, वो कर रहा है, टीवी देख रहा है। तो तैमूर की कवरेज रोज हो रही थी, इतना क्यूट बॉय है। तैमूर नाम क्यों रखा? हजारों नाम थे पड़े हुए। तैमूर जिस आदमी ने दिल्ली को लूट दिया, प्लंडरिंग की, बलात्कार किए, उस आदमी के नाम पर इसका नाम क्यों रखा? आपका क्या कहना है? क्या इनको तैमूर नाम बच्चे का रखना नहीं चाहिए था? कहाँ से स्टार्ट करें? मोनिका, कनिका, आप बताइए कि क्या इनको कोई और नाम रखना चाहिए था कि तैमूर नाम ठीक है? क्या दिक्कत है? नाम में क्या रखा है जी? वही वही बात है। क्या आपका पॉइंट है? क्या इनका नाम तैमूर होना चाहिए था बच्चे का, या कुछ और नाम रखना चाहिए था? अच्छा, चॉइस है। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, के बारे में तो मतलब काफी, जैसे तैमूर, गजनी, गौरी, ये वो लोग रहे हैं जिनके बारे में लगभग सारे जानते ही होंगे। और जैसे जब आप किसी बच्चे का नाम पूछते हैं कि भी क्या नाम रखा जाए, तो कोई बोले कि गजनी रखो, तो बोले यार पागल तो नहीं हो गया, गजनी ने तो ये किया था। मानी 4-5 नाम क्या है, बड़े बड़े मशहूर हैं। नादिर शाह हो गया, तैमूर हो गया, महमूद गजनी, गौरी, ये 4 नाम तो इतने मशहूर हैं कि पूछिए मत।
तो अच्छा जी, आगे आगे कहाँ तक पहुंचे थे? अच्छा, आप आगे बताइए। कविता कविता सर, कविता तो आपने तन्वी बताइए क्या है? अच्छा, ये बीच में लूटपाट की थी इसलिए, क्या ओपिनियन है? धन्यवाद। चलिए, जो भी हो, लोगों की राय तो है कि इतने सारे अच्छे नाम और थे, तैमूर नाम ही क्यों रखना था? और तैमूर नाम इतना क्या स्वीट है कि मतलब पड़ गया। बट इवन आफ्टर दैट, किसी व्यक्ति का अपना निजी निर्णय है कि नाम उसका वो क्या रखें। यदि किसी नाम की व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया है, थोड़ा राम के नाम पे जो लोग रहे हैं वो सारे धर्मात्मा ही है कि नहीं? राम के नाम पर जो भी गांव में नाम है क्या शायद धर्मात्मा है? ऐसे भी नहीं है। और गांव के अंदर आपको कहीं कहीं अशोक नाम का आदमी मिल ही जाएगा एक पंचायत के अंदर। तो अशोक ने अपने 6 भाइयों को मार दिया था। अशोक कहाँ अच्छा था? उसने बैटल ऑफ कलिंग के अंदर लाखों लोग मार दिए थे उसने, है ना? तो वो कहाँ अच्छा था? पर हम लोगों का जो ऑब्जर्वेशन है वो किस तरह से है कि बाहर से आए, लुटेरे थे, लूटपाट की, तो फॉरनर एंगल देते हैं इस कारण से। चलिए, टूट रही थी 1398 में तैमूर ने हमला किया भारत पे और तबाही मचा दी। तो तैमूर ने हमला किसके समय काल में किया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय काल में। तो लिखो, नसीरुद्दीन मोहम्मद 1390 से लेकर 1398 तक, उसकी समय में दिल्ली सल्तनत ब्रेक हो चुकी थी, हर जगह पे विद्रोह हो रहे थे, और तैमूर ने देखा कि सही समय है, अटैक करता हूं दिल्ली के ऊपर। उसने मौका भांप लिया और दिल्ली पर हमला कर डाला। ठीक है जी। तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया और लिखा आपने, और 3 दिन के लिए दिल्ली में इसने लूटपाट मचा दी। और 3 दिन के लिए दिल्ली में इसने लूटपाट मचा दी। और 3 दिन के लिए इसने दिल्ली में लूटपाट मचा दी। अब चूंकि जब इसने दिल्ली में हमला किया तो कोई अपोजिशन थी ही नहीं, कोई सुल्तान रेडी था ही नहीं उसके लिए। सुल्तानों की अपनी बैंड बजी हुई थी दिल्ली के अंदर, है कि नहीं है? तो उसे रोकने वाला कोई पावर था ही नहीं बैठा हुआ, कोई अपोजिशन थी ही नहीं, जिस कारण से वो बिल्कुल मर्सिलेसली यहाँ पे आया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल दिल्ली में इसने मारे और उनकी संपत्ति को लूटा था तैमूर ने। तो लिखिए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कमजोर थे, कमजोर हो चुके थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कमजोर हो चुके थे, इसलिए तैमूर को कोई रोकने वाला था ही नहीं। इसलिए तैमूर को कोई रोकने वाला था ही नहीं, जिस कारण से दिल्ली में तैमूर ने हजारों लोगों का कत्ल कर दिया। जिस कारण से दिल्ली में तैमूर ने हजारों लोगों का कत्ल कर दिया और बेशुमार संपत्ति को लूट लिया, और बेशुमार संपत्ति को लूट लिया। समझे आप लोग? 1399 में जब वो वापस गया तो हरिद्वार से होता हुआ, कांगड़ा से होता हुआ, जम्मू से होता हुआ, और लगभग हर क्षेत्र को लूटता चला गया, लूटता चला गया। इसने तुगलक का बर्बाद कर दिया, और तभी तो इसका अंत हुआ ना। यदि कोई बाहर से सुल्तान आए और लोकल सुल्तान की बैंड बजा दे तो नेचुरली वो अब सल्तनत तो खत्म हो ही जानी है। इसलिए अब दिल्ली पे नई सल्तनत का शासन स्टार्ट होगा, नाम उनका सैयद होगा, हम पढ़ेंगे उनको। तो लेकिन 1399 में तैमूर हरिद्वार कौमा नागरकोट कौमा जम्मू के रास्ते वापस गया। हरिद्वार कौमा नागरकोट कौमा जम्मू के रास्ते वापस गया। और इन क्षेत्रों में लूटपाट मचा दी। और इन क्षेत्रों में
लूटपाट मचा दी, इन क्षेत्रों में लूटपाट मचा दी। अगला पॉइंट, तुगलक वंश की समाप्ति करने वाला तैमूर ही था। तुगलक वंश की समाप्ति करने वाला तैमूर ही था। तुगलक वंश की समाप्ति करने वाला अब इतनी जब बैंड बज गई इनकी, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद ने खिजर खान को मुल्तान का क्या बना दिया जी, गवर्नर। अब यहां से बड़ा टर्निंग पॉइंट है। खिजर खान पावरफुल व्यक्ति था, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था आर्मी में, तो इसने कहा गवर्नर कौन थे, ऐसे बड़ी सी कोई सल्तनत है ना मान लो, तो उसके छोटे छोटे प्रांत बनते थे। ऐसे मान लो मुल्तान का प्रांत है, किसका प्रांत है, मुल्तान का, तो मुल्तान का जो कंट्रोलर होगा उसको बोलेंगे गवर्नर। मेन सुल्तान दिल्ली में होगा, इन इन जगहों पे जो लोग बैठे होंगे हेड, मतलब वो कौन होंगे, गवर्नर। जैसे आज राष्ट्रपति होते हैं सेंटर में, और गवर्नर्स बने राज्यपाल को नियुक्त करते हैं डिफरेंट डिफरेंट राज्य के अंदर। मॉडल वही है, सेम मॉडल है कि तुमने राज्यों को देखना है, राज्यों को संभालना है, समझा आप लोग। तो इसने किसको अपॉइंट कर दिया, खिजर खान को। खिजर खान ने क्या करा, आखिरी जो तुगलक राजा था उसको हटाकर खुद दिल्ली का क्या बन गया, सुल्तान। और इसने जिस वंश का निर्माण किया वो था सैयद वंश। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिजर खान। और खिजर खान कौन था, मुल्तान का गवर्नर। ये पॉइंट है, तो लिखिएगा नसीरुद्दीन मोहम्मद ने खिजर खान को मुल्तान का गवर्नर बना दिया। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने खिजर खान को मुल्तान का गवर्नर बना दिया, मुल्तान का गवर्नर बना दिया, मुल्तान का गवर्नर बना दिया, फुल स्टॉप। अंत में खिजर खान ने सुल्तान को सत्ता से हटाकर, अंत में खिजर खान ने सुल्तान को सत्ता से हटाकर खुद अपना शासन स्थापित कर दिया, अपना शासन स्थापित कर दिया, अपना शासन स्थापित कर दिया, फुल स्टॉप। खिजर खान ने एक नए वंश की स्थापना की जिसे सैयद वंश कहा जाता है, से सैयद वंश कहा जाता है। खिजर खान ने एक नए वंश की स्थापना की जिसे खिजर वंश कहा जाता है, सॉरी सैयद वंश कहा जाता है। अब तैमूर ने जब हमला किया तो इसने पहले कहाँ किया, फिर कहाँ किया, फिर कहाँ किया, ये आपको रट्टा मारना होता है। पहले दक्कन में गया, फिर मुल्तान में हमला किया, फिर बंगाल में किया, फिर बिहार में किया, फिर जौनपुर में किया, फिर उड़ीसा में किया, गुजरात में, और ऐसे होता गया। तो लिखिएगा हिंदी वाले, और लिखिएगा तैमूर के हमले से तुगलक वंश कमजोर हो गया था। तैमूर के हमले से तुगलक वंश कमजोर हो गया था, और उसके बाद यकायक काफी सारे प्रांत आजाद हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। काफी सारे प्रांत दिल्ली से स्वतंत्र हो गए थे, काफी सारे प्रांत दिल्ली से स्वतंत्र हो गए थे, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। ये दक्कन है, ये मुल्तान है, फिर बंगाल है, बिहार है, जौनपुर है, उड़ीसा है। एक के बाद एक सबसे पावरफुल जो प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, आजाद होते चले गए, आजाद होते चले गए। तो लगभग जो है वो दिल्ली सल्तनत बहुत छोटी रह गई। हर कहीं आजाद हो रहे हैं, हर कहीं आजादी हो रही है, दिल्ली सल्तनत सिकुड़ के रह गई थोड़ी सी। इनके आसपास का जो इनका बड़ा एक रीजन था, एम्पायर था, लगभग आजाद हो चुका था।
आज हम ज़्यादा डिशेस नहीं कर पाएंगे, जितने डिशेस कर पाएंगे। कल हमने सैयद को 60 करना है, इनको आप बस नोट कर लो यहाँ से।